दोस्तों, लिक्विड वाटर किसी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए 3 सबसे जरूरी की इंग्रेडिएंट्स में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंशिएंट अर्थ में मौजूद भरपूर लिक्विड वाटर की वजह से ही हमारे धरती पर जीवन पनप पाया था। स्पेस युग की शुरुआत के बाद से ही हम इंसानों ने हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों व उनके चंद्रमाओं पर लिक्विड वाटर की खोज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वहां लिक्विड वाटर मौजूद है तो काफ़ी संभावना है कि वहाँ किसी प्रकार का माइक्रोबियल लाइफ या कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकता है। सालों की खोज के बाद हमें अभी तक किसी प्लैनेट या उसके मून के सरफेस पर लिक्विड वाटर तो नहीं मिल पाया है, पर हमें अपनी खोज में ज़रूर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके अनुसार हमारे सौरमंडल के कुछ मून्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स में अंडरग्राउंड लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में आज हम हमारे सौरमंडल में छुपे हुए अंडरग्राउंड ओशियंस की खोज करेंगे, जहां हमारे धरती से भी ज्यादा लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दूसरे ग्रहों और उनके मून्स पर भेजे गए स्पेस मिशंस के जरिए हमने पृथ्वी से परे हमारे सौरमंडल में मौजूद कुछ ऐसे ग्रहों की खोज की है जहां लिक्विड वाटर के अंडरग्राउंड ओशियंस मौजूद हो सकते हैं। और अगर इन अंडरग्राउंड ओशियंस में पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनर्जी मौजूद हो तो यहाँ किसी प्रकार का जीवन भी पनप सकता है। तो चलिए हम कुछ ऐसे ही मून्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। यूरोपा जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा मून है। इसके बारे में खास बात यह है कि इसका सरफेस न तो उबड़ खाबड़ है और न ही इस पर किसी भी तरह के क्रैक्स मौजूद हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यूरोपा का सरफेस जियोलॉजिकली काफी यंग है, जो कि एक लिक्विड मैंटल कोर के ऊपर मौजूद है। सबसे पहले 1979 में वोएजर मिशनों ने इस प्लैनेटरी सिस्टम के फ्लाईबाई को अंजाम दिया था, जिसके बाद 1995 से लेकर 2003 तक गैलीलियो मिशन इसके ऑर्बिट में इसका अध्ययन करता रहा। इस मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारियों की मदद से वैज्ञानिकों ने पहली बार अनुमान लगाया कि यूरोपा के आइसी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं। इसके कुछ सालों बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप व कुछ और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने यूरोपा के सरफेस से निकलने वाले वाटर प्लूम्स की खोज की। ये प्लूम्स इसके साउथ पोल से निकल रहे थे, जो कि इसके एटमॉस्फेयर में करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा रहे थे। इस खोज के बाद ये कंफर्म हो गया कि यूरोपा के आइसी सरफेस के नीचे सॉल्ट वाटर के विशालकाय ओशियंस मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सॉल्ट वाटर के ये ओशियंस करीब 60 से 150 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। यानी पृथ्वी से आकार में केवल 1/4 होने के बावजूद यूरोपा में हमारे धरती के महासागरों के मुकाबले करीब 2 गुना ज्यादा लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। विशालकाय जुपिटर ग्रह के ग्रेविटी के कारण होने वाले टाइडल फ्लेक्सिंग और ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से यूरोपा मून इतनी हीट जनरेट कर लेता है कि ये इन अंडरग्राउंड ओशियंस को लिक्विड रख सके, पर सूर्य से बेहद ही ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण इसका सरफेस का तापमान बेहद ही कम है, जो कि फ्रोजन ही रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके अंडरग्राउंड ओशियंस का ऑक्सीजन लेवल हमारे पृथ्वी में मौजूद डीप सी जितना भी हो सकता है। ऐसे में काफी संभावना है कि इन समुद्रों में किसी प्रकार का माइक्रोबियल लाइफ या कॉम्प्लेक्स लाइफ पनप रहा हो। दोस्तों, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इसी तरह धरती से परे जीवन और एलियंस को लेकर कई सारी भविष्यवाणियां की हैं, जिसे आप उनके ऑडियो बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स में सुन सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा कुकू एफएम पर। दोस्तों, कुकू एफएम हमारे देश के सबसे पॉपुलर ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म में से एक है, जहां आप साइंस, एस्ट्रोनॉमी के अलावा कई सारे और जॉनरों के ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, वो भी अपने पसंदीदा हिंदी, इंग्लिश और ढेर सारी रीजनल लैंग्वेजेस में। तो देर मत कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कीजिए और TV50 कूपन कोड एंटर कीजिए, जिससे आप में से पहले 250 यूजर्स को फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लूटो। दोस्तों, प्लूटो हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जो कि आकार में हमारे मून से भी छोटा है। शुरू में वैज्ञानिकों का अनुमान था कि सूर्य से बेहद ही ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण ये एक इनएक्टिव ड्वार्फ प्लैनेट होगा, जहां बिलियन सालों से कोई हलचल नहीं हुई होगी। पर इस ड्वार्फ प्लैनेट पर भेजे गए नासा के न्यू होराइजन्स मिशन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, जब उसने इस ड्वार्फ प्लैनेट पर कई ऐसी खोजें की जो कि ये बतलाता है
कि ये ड्वार्फ प्लैनेट आज भी काफी एक्टिव है। अपने छोटे आकार और सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण ये एक मोल्टेन कोर के लिए जरूरी हीट को ट्रैप कर पाने में नाकाम रहा। प्लूटो को थोड़ी बहुत जो एनर्जी मिलती है वो उसे उसके सरफेस के नीचे से आने वाली रेडियो एक्टिव हीटिंग की वजह से मिलती है, पर ये हमारे पृथ्वी को मिलने वाली एनर्जी की तुलना में काफी कम है। पर ये इतनी जरूर है कि इसके इंटीरियर में मौजूद लाइटर एलिमेंट्स को मेल्ट कर सके ताकि हैवियर सिलिकेट मिनरल्स नीचे इसके कोर में आ सकें, और इसी वजह से प्लूटो के पास एक 1700 किलोमीटर विशालकाय रॉकी कोर मौजूद है जो कि 100 से 180 किलोमीटर थिक वाटर और आइस के लेयर से ढका हुआ है। प्लूटो का सरफेस इतना ठंडा है कि ये सॉलिड नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड से बने हुए स्नो से ढका हुआ है, पर वहीं इसका बेडरॉक वाटर आइस के चादर से ढका हुआ है। इसके क्रस्ट के नीचे मौजूद मैंटल में इसके कोर से आने वाली हीट की वजह से स्लश और वाटर का एक मिक्सचर मौजूद हो सकता है। इसके सरफेस में मौजूद हार्ट शेप्ड टॉम्बॉग रीजन एक ऐसी जगह है जहां किसी प्रकार का कोई क्रेटर मौजूद नहीं है, जो कि ये बतलाता है कि ये जगह जियोग्राफिकली एक्टिव है। वैज्ञानिकों के अनुसार कई मिलियन सालों से इसके सरफेस में मौजूद नाइट्रोजन आइस मूवमेंट कर रहा है, जिसकी असल वजह इसके सरफेस के नीचे मौजूद ओशियंस हो सकते हैं। साथ ही हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार इसके सरफेस में मौजूद आइस वोल्केनोस को खोजने का दावा किया है, जो कि इसके सरफेस के नीचे मौजूद लिक्विड ओशियंस और इसके जियोग्राफिकली काफी एक्टिव होने की बात को कंफर्म करते हैं। एनसेलेडस। दोस्तों, एनसेलेडस शनि ग्रह का एक आइसी मून है जो कि कई किलोमीटर मोटे बर्फ के परत से ढका हुआ है। सूर्य से काफी दूरी पर मौजूद होने की वजह से ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि ये इनएक्टिव आइसी मून है, पर 2005 में नासा के कैसिनी मिशन ने इसके साउथ पोल से निकलने वाले वाटर प्लम्स की खोज की, जो ये बतलाता है कि ये मून आज भी काफी एक्टिव है, जिसके सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड ओशियंस मौजूद हैं। एनसेलेडस की ग्रेविटी हमारे अर्थ की तुलना में केवल 1% ही है, जिसकी वजह से इन प्लूम्स में मौजूद आइस क्रिस्टल्स आसानी से इसके ऑर्बिट में चले जाते हैं। और हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार इन प्लूम्स से निकलने वाले आइसी क्रिस्टल्स शनि ग्रह के ई रिंग में मौजूद ज्यादातर मटेरियल्स के लिए जिम्मेदार हैं। एनसेलेडस का कोर करीब 370 किलोमीटर विशाल है, जो कि 10 किलोमीटर थिक अंडरग्राउंड ओशियन से ढका हुआ है। इसके ऊपर फ्रोजन आइस का एक कई किलोमीटर विशाल क्रस्ट मौजूद है। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि केवल इसके साउथ पोल के नीचे एक अंडरग्राउंड लेक मौजूद है, क्योंकि इसी जगह पर कैसिनी ने वाटर प्लम्स की खोज की थी। पर कई सालों तक किए गए अध्ययनों के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके कोर और आइसी क्रस्ट के बीच लिक्विड वाटर का ओशियन मौजूद है, जो कि दोनों को अलग करता है। ये लिक्विड ओशियन कई किलोमीटर विशाल है, जो कि इस आइसी मून के वॉल्यूम का करीब 40% है। इसके सरफेस आइस की एवरेज मोटाई करीब 20 से 45 किलोमीटर है, पर इसके साउथ पोल में ये केवल 5 किलोमीटर ही है, और इसी वजह से केवल इसके साउथ पोल से वाटर प्लूम्स निकलते हैं, जिसकी खोज कैसिनी प्रोब ने की थी। एनसेलेडस को एनर्जी या तो शनि ग्रह के टाइडल हीटिंग से या तो उसके जियोथर्मल एनर्जी से मिल रही है, जिसकी वजह से इसका अंडरग्राउंड ओशियन आज भी मौजूद है। पर कई सालों के खोज के बावजूद भी ये एनर्जी सोर्स वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। सेरेस। दोस्तों, सेरेस हमारे इनर सोलर सिस्टम में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जो कि जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ड्वार्फ प्लैनेट का निर्माण 90% पोरस रॉक और 10% आइस के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है। जब सेरेस का निर्माण हो रहा था, तब इसके हैवियर एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव डीके के कारण काफी हीट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से सारा फ्रोजन आइस मेल्ट हो गया और ज्यादातर रॉक इसके कोर में सिंक हो गया। पर यह हीटिंग इतनी अधिक नहीं थी कि वह इसके सरफेस में मौजूद आइस को पिघला सके, जिसकी वजह से इसका 10 किलोमीटर थिक ऊपरी सरफेस पहले की तरह फ्रोजन ही रहा। पर धीरे धीरे इसका अंडरग्राउंड ओशियन इसके कोर के इंटरनल हीटिंग की वजह से गर्म होने लगा और इसने सरफेस पर कई सारे क्रैक्स कर दिए। पर समय के साथ इसका कोर ठंडा होने लगा, जिसके साथ ही इसके इंटीरियर में मौजूद अंडरग्राउंड ओशियन भी फिर से सॉलिड में फ्रीज हो गया।
पर वैज्ञानिकों का मानना है कि सरिस के सॉलिड सरफेस के नीचे आज भी लिक्विड वाटर का एक विशालकाय ओशियन मौजूद हो सकता है। हर्चल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने सरिस के सरफेस से निकलने वाले प्ल्यूम्स की खोज की, जो कि 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में वाटर इजेक्ट कर रहे थे। एक अनुमान के अंतर्गत वैज्ञानिकों का मानना है कि सरिस के आइसी मेंटल में हमारे धरती से ज्यादा फ्रेश वाटर मौजूद हो सकता है, पर यह कहना मुश्किल है कि इसमें से कितना आइस है और कितना लिक्विड। सरिस का एकमात्र एनर्जी सोर्स इसके कोर में हो रहा रेडियो एक्टिव डीके है, जिसकी वजह से इसका इंटीरियर गर्म होता है, पर यह और कितने सालों तक अपने इंटीरियर में मौजूद सब सरफेस लिक्विड ओशियंस को लिक्विड रख पाएगा, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक सवाल ही है। ट्राइटन। दोस्तों, ट्राइटन हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद नेपट्यून ग्रह का सबसे बड़ा मून है। यह आकार और कंपोजिशन में प्लूटो से काफी मिलता जुलता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण आउटर सोलर सिस्टम में कुइपर बेल्ट में हुआ था, जो कि बाद में नेपट्यून और यूरेनस जैसे ग्रहों की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इनर सोलर सिस्टम में खींचे चले आए। नेपट्यून ग्रह की ग्रेविटी ने ट्राइटन को कैप्चर तो कर लिया, पर इसने नेपट्यून ग्रह के स्पिन की उल्टी दिशा में इसका चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जो कि काफी अजीब था। जब नेपट्यून ग्रह ने ट्राइटन को कैप्चर किया, तब इसका ऑर्बिट सर्कुलर न होकर काफी अजीबोगरीब था, जिसकी वजह से ट्राइटन कई बार नेपट्यून प्लैनेट के काफी करीब आ जाता था, तो कई बार इससे काफी दूर चला जाता था, जिसकी वजह से ट्राइटन को टाइडल हीटिंग यानी एक तरह के खिंचाव का सामना करना पड़ा, जिससे इस मून में काफी हीट जनरेट होता था। इस टाइडल हीटिंग की वजह से इसका इंटीरियर मेल्ट हो गया, जिसने एक डेंस कोर का निर्माण किया, जिसके ऊपर लिक्विड वाटर का मेंटल और नाइट्रोजन आइस व वाटर का सॉलिड क्रस्ट मौजूद था। कई मिलियन सालों तक इसका क्रस्ट टाइडल हीटिंग की वजह से जनरेट होने वाले हीटिंग के चलते इसके इंटीरियर में मौजूद सब सरफेस ओशियन को फ्रीज होने से रोकता रहा, पर धीरे धीरे इसका ऑर्बिट पूरी तरह स्टेबल हो गया और इसे टाइडल हीटिंग की वजह से एनर्जी मिलना भी बंद हो गया। ऐसे में इसे अब एनर्जी केवल इसके कोर में होने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके से ही मिल रही थी, जो कि इसके अंडरग्राउंड ओशियंस को लिक्विड में रख पाने के लिए पूरी तरह काफी नहीं था। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन के सरफेस के नीचे आज भी लिक्विड वाटर के कई किलोमीटर थिक लेयर मौजूद हो सकते हैं। गैनीमेड। गैनीमेड न सिर्फ जुपिटर बल्कि हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय मून है, जो कि आकार में मरकरी प्लैनेट से भी बड़ा है। आकार में बड़ा होने के बावजूद गैनीमेड का मास मरकरी प्लैनेट की तुलना में आधा ही है, जो कि ये बताता है कि ये आधा सॉलिड और आधा वाटर से बना हुआ हो सकता है। 1990 में जब नासा का गैलीलियो मिशन पहली बार इस मून के करीब से होकर गुजरा, तब उसने पाया कि इस मून का खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जो कि यह दर्शाता है कि इसका कोर मोल्टन आयरन से बना हुआ है। ऐसे में इसका कोर आज भी इतना गर्म होगा कि ये इसके कोर के नजदीक मौजूद आइस को पिघलाकर अंडरग्राउंड ओशियन का निर्माण कर सके। ऐसे में ये सब सरफेस ओशियन करीब 100 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है, जो कि इसके फ्रोजन आइसी सरफेस के नीचे मौजूद है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके आइसी सरफेस के नीचे ओशियंस के कई लेयर मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें सॉलिड आइस के लेयर्स अलग करते हैं। गैनीमेड में मौजूद सब सरफेस ओशियन इसके सरफेस के काफी नीचे मौजूद है, जिसकी वजह से हमें इसके सरफेस पर वाटर प्ल्यूम्स या किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं नजर आती, जैसे कि हमें शनि और जुपिटर ग्रह के कुछ मून्स में देखने को मिलता है। हालांकि वैज्ञानिकों को गैनीमेड के अध्ययन के दौरान कई और ऐसे सबूत मिले हैं जो कि इसके सरफेस के नीचे एक अंडरग्राउंड ओशियन की ओर इशारा करते हैं। जुपिटर ग्रह के बेहद ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कई बार गैनीमेड के थिन एटमॉस्फेयर में हमारे धरती की तरह ही ऑरोराज देखने को मिलते हैं। गैनीमेड पर ऑरोराज का अध्ययन करते हुए हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पाया कि इसके ऑरोराज एक खास तरह से मूव करते हैं, जो कि इसके सॉल्ट वाटर से भरपूर अंडरग्राउंड ओशियंस की वजह से हो सकता है, जो कि इसे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बना देते हैं। कैलिस्टो। कैलिस्टो जुपिटर ग्रह का दूसरा सबसे विशालकाय मून है, जो कि आकार में मरकरी प्लैनेट के लगभग बराबर है, पर इसका मास
मरकरी ग्रह के मास का केवल 1/3 है, जो कि ये बतलाता है कि इस मून का 50% हिस्सा वाटर आइस और लिक्विड वाटर से बना हुआ हो सकता है। कैलिस्टो का सरफेस पूरी तरह अलग अलग साइज और शेप के क्रेटर्स से भरा हुआ है, जो कि ये बतलाता है कि ये मून कई बिलियन सालों से जियोग्राफिकली इनएक्टिव है। पर इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके आइसी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हैं। जुपिटर ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसके इंटरैक्शन का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके सरफेस से करीब 10 किलोमीटर नीचे एक कंडक्टिंग लेयर मौजूद है, जो कि एक लिक्विड वाटर का लेयर हो सकता है। कैलिस्टो जुपिटर ग्रह का चक्कर बेहद ही ज्यादा दूरी से लगाता है। ऐसे में इसे दूसरे मून्स की उपेक्षा काफी कम टाइडल हीटिंग मिलती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सरफेस के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड ओशियन के लिक्विड फॉर्म में बने रहने की असल वजह इंटरनल हीटिंग के अलावा कुछ और भी हो सकती है। कैलिस्टो जुपिटर ग्रह के रेडिएशन बेल्ट से काफी दूरी पर मौजूद है और साथ ही इसके सरफेस में भरपूर मात्रा में वाटर आइस मौजूद है। ऐसे में ये भविष्य के ह्यूमन बेस के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हो सकता है, पर इसके अंडरग्राउंड ओशियंस में किसी प्रकार के जीवन होने की संभावना बेहद ही कम बताई जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है इन सभी में से किस सोलर बॉडी पर लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं? हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।